हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सीएपीएफ एग्जाम के बारे में। आप जानते हैं कि ये एग्जाम अगस्त में होना है, टेंटेटिव डेट आपके पास आ चुकी है, लेकिन आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ये जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो हमारी सही डायरेक्शन की कंफर्मेशन नहीं होती। अगर हमें जस्टिफाई करना है अपनी नॉलेज और अपने कंटेंट के साथ कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए हमारा, तो ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेना। हम उसी के बारे में बात करें, जल्दी से लाइव आ जाएं सभी। शुरुआत करेंगे क्लास की और मैं 2017 से लेकर 2023 तक आने वाले सभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पर बात करने वाला हूं। किस तरह के सवाल रहते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है, कौन से ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे टॉपिक जिनसे सवाल लगभग आता ही है सीएपीएफ एग्जाम के अंदर। माइक्रो का सेगमेंट कितना होगा, मैक्रो का सेगमेंट कितना होगा, ये सब कुछ एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं क्लास की जल्दी से, और बिल्कुल टाइम हो चुका है। हर एक सवाल को यहां पर सॉल्व करेंगे आप मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई, यहां क्या होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे पहली चीज यह है कि जब आप पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ जो रिसेंट रिलेटेड होती हैं करंट से, यानी कि हाल ही में कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की गई हो, वो स्कीम भी इकोनॉमिक्स का पार्ट ही मानी जाती है या फिर करंट अफेयर्स का पार्ट होगी। और ये ऐसी स्कीम से उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्टार्टअप योजना, चाहे स्टैंड अप स्कीम हो, ये इसके अलावा और कोई भी स्कीम हो, जनरली जो हमारे एग्जाम में तब भी उतनी इंपॉर्टेंट थी जब वो लाई गई थी, अनाउंस की गई थी, और आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो उज्ज्वला योजना के बारे में देखिए हमने पढ़ा है यहाँ पर, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हम जानते हैं कि एक ऐसी स्कीम लाई है सरकार जो कि 2016 में 1 मई को लॉन्च की गई थी, याद रखिएगा, और वो भी उत्तर प्रदेश के बलिया से। और उसके अंदर पहले 5 करोड़ लोगों को, बाद में इसको बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया, बाद में इसको बढ़ाकर फिर 9 करोड़ कर दिया गया। अभी लगभग 10 करोड़ को हम एलपीजी कनेक्शन दे चुके हैं, ताकि परिवार में जो गैस है वो मिल जाए, सभी को कनेक्शन मिल जाए, और लकड़ी पर, चूल्हे पर खाना बनाने की जरूरत ना पड़े। भाई, ऐसा कंसेप्ट लाया गया था। तो चलिए मेरे भाई, याद रखिएगा यहां पर, तो इस वर्ष को 2015 में इस स्कीम को लॉन्च नहीं किया गया था। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर 1 मई को, वो भी उत्तर प्रदेश के बलिया से। तो सवाल में यही पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, दैट्स द बी ऑप्शन, ये गलत होने वाला है। चलिए मेरे भाई, बात क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या कौन से युग्म सही सुमेलित है, यानी सही कनेक्ट है यहां पर, कि भाई बिल्कुल क्लास रितेश चल रही है यहां पर। आप बताएं भाई, यहां पर एक सवाल दिया गया है, रूल ऑफ लैप्स का दिया गया है, सप्लीमेंट्री के बारे में दिया गया है, और साथ में वोट ऑन, यानी बजट से रिलेटेड ये तीनों टर्म्स हैं, याद रखिएगा। सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है, जो साल के बीच में, यानी कि जनरली तौर पर आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्य या कभी कभी केंद्र सरकार मिड ऑफ द ईयर, यानी कि नवंबर दिसंबर के पास एडिशनल अमाउंट लेने के लिए, एडिशनल अमाउंट बजट में अप्रूव कराने के लिए बजट जो लेकर आती है उसी को सप्लीमेंट्री कहा जाता है। यानी कि वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त की बात की जाए, यानी कि सप्लीमेंट्री की जो सही जानकारी है वो यहां पर दी गई है। इसका मतलब 2 नंबर सही नहीं हो सकता और 3 नंबर भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि जो एडवांस लिया जाता है, कभी कभी सरकार जनरली तौर पर बजट अनाउंस नहीं करती है प्रॉपरली, सरकार सिर्फ 2 महीने के एक्सपेंसेस मांग लेती है। सरकार कहती है कि हमें सिर्फ अप्रैल और मई के 2 महीनों के एक्सपेंसेस करने के लिए परमिशन मिलनी चाहिए। लास्ट ईयर के बजट का 1/6 दे दिया जाता है। यहां पर कोई रिसीट्स यानी प्राप्तियों को नहीं बताया जाता। उस केस में हम देखो यहां पर क्या करते हैं सर, उसमें वोट ऑन अकाउंट जिसे कहते हैं जनरली, और ये इसके साथ मैच करता है। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों ही गलत हो गए, कंफर्म है यहां पर, यानी 2 ऑप्शन नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। आंसर बचा पहले वाले का, रूल ऑफ लैप्स क्या होता है। लैप्स का मतलब होता है कुछ बच जाना, यानी कि जो अमाउंट हमने देखा यहां पर कि सरकार ने पास कराया था बजट में, उतना खर्च नहीं हो पाया, तो क्या इसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो याद रखिए, बजट में ऐसा कभी नहीं होता। बजट हमेशा एग्जैक्टली 1 ईयर का होता है, और अगर कुछ कम पड़ जाए तो उसको एक्स्ट्रा में
पास कराना पड़ता है एडिशनली, और अगर ज्यादा हो जाए तो बच जाता है, यानी उस बार का घाटा कम हो जाता है, लेकिन उसको हम कैरी फॉरवर्ड यानी अगले साल नहीं कर सकते। अगले साल के सारे जो भी खर्चे होंगे उनको दोबारा से अप्रूव कराना ही होगा। कैरी फॉरवर्ड का बजट में कोई ऑप्शन नहीं होता। इसका मतलब है कि यहां सारी की सारी स्टेटमेंट गलत होंगी। इस तरह के सवाल आपके पास देखो आए हुए हैं। यहां पर एक क्वेश्चन में ही आपसे 3 तरह की जानकारी पूछी गई है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप मेरे साथ और समझेंगे इस बात को, क्योंकि यहां पर जो सवाल दिया गया है वो बजट के प्रोसेस को लेकर दिया गया। सवाल में यह कहा गया है कि हमारा जनरली जो बजट रहता है, जब वो बजट 1 फरवरी को आता है और जो बजट है वो 1 अप्रैल से लागू होता है, इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में जो प्रोसेस रहता है बजट का, याद रखिएगा वो 6 प्रोसेस होते हैं, 6 स्टेजेस होती हैं। और सबसे पहली स्टेज होती है बजट को प्रेजेंट करने की। उसके बाद रहता है वहां पर आप कहेंगे जनरल डिस्कशन रहता है, फिर स्क्रूटनी यानी कि उसकी जांच कराई जाती है डिपार्टमेंटल कमेटीज के द्वारा। फिर उसके बाद वहां एक और प्रोसेस चलता है जिसे डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं। उसके बाद एक एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड से बजट की धनराशि निकालने की अनुमति चाहिए। और उसके बाद राष्ट्रपति जब बिल पर पास करते हैं, साइन करते हैं, उसे फाइनेंस बिल पास करना कहते हैं। यानी इसका अर्थ ये निकल रहा है सर कि फाइनेंस बिल पास करना जो रहता है वो जनरली छठा ऑप्शन रहता है, वो 6th स्टेज होती है। जो एप्रोप्रिएशन बिल पास करना है ये 5वीं रहती है पूरे बजट में। डिपार्टमेंटल कमेटीज की बात करें तो ये 3rd रहती है यहां पर, और बजट प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये 1st रहती है। बीच में 2 नंबर और 4 नंबर मिसिंग है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, हमें इसकी सीक्वेंसिंग करनी है। तो यहां पर 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। 1 2 4 3 वाला जो कॉम्बिनेशन होगा वो सही बनेगा। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन है वो आपके गलत हो जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? एक बार यस का कमेंट कर दें जल्दी से कि सवाल जो है वो बहुत डीप में पूछेगा। बिल्कुल यूपीएससी क्योंकि इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, तो एग्जाम के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी जो होगा वो यूपीएससी वाला ही होगा। चले भाई आगे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भाई पॉइंट की। नेक्स्ट क्या होने वाला है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा अगला सवाल है, देखो यहां पर एक सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति बनाई थी? चल में ये एक समिति है जिसमें 3 सदस्य थे, लेकिन राजमन्नार समिति इसलिए कहा जाएगा इसे क्योंकि वो इसके अध्यक्ष थे। अब यहां पर आपको याद रखना है कि इस 3 मेंबर की कमेटी को कोई अभी नहीं बनाया गया है, ये पुरानी कमेटी है जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो मेरे भाई याद रखिएगा इस कमेटी को लगभग 1969 में, अब हमारे पास ना एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए ऐसी कमेटियों की जो एग्जाम में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। आप देखते हो सरकारिया कमेटी की बात बहुत बार आती है एग्जाम में, नरसिम्हन कमेटी, रंगाराजन कमेटी है या मल्होत्रा कमेटी के बारे में है, बहुत सारे सवाल हैं। तो हमें उस वर्ष के साथ याद होना चाहिए कि एक कमेटी है राजमन्नार, और ये कमेटी जो कि सेंट्रल और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन के लिए बनाई गई है, ये तमिलनाडु की सरकार ने बनाई थी। तो बस इसमें याद रखने वाला पॉइंट है, ये फैक्चुअल बात है कि इसे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर याद रखिएगा 1 अप्रैल 2017 से वैध भुगतान पद्धति के रूप में बिटकॉइन को किसने, बिटकॉइन आप जानते हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी होती है सर ये हमारी, और जनरली तौर पर ये डिजिटलाइज तरीके से ही फॉर्म की जाती है, सुपर कंप्यूटर की हेल्प से इसको बनाया जाता है। और बिटकॉइन की तरह बहुत सारी करेंसीज हैं, लेकिन आपको ये नजर आ रहा है कि ये सीधा सीधा एक सवाल जो 2017-2018 के सीएपीएफ ने पूछा है, ये उस समय की करंट अफेयर पर बेस्ड है। हम इसका आंसर जान लेंगे जरूर, लेकिन ये बिल्कुल करंट बेस्ड क्वेश्चन होने वाला इकोनॉमिकल टर्म्स में। और ये जापान देश था सर यहां पर जिसने उस समय यानी 2017 में बिटकॉइन को अपनी लीगल करेंसी के रूप में अपनाया था। अब देखो यहां पर एक सवाल और पूछा गया है एग्जाम में, हमारे पास 4 कमेटीज हैं, मैंने कहा ना इससे पहले। अब वो कमेटीज जो है वो इंडिविजुअली भी पूछ रहा है, और वो कमेटीज को देखो यहां पर पूछ रहा है इस फॉर्म में कि कौन सी कमेटी को किस लिए बनाया गया था। ये बहुत जबरदस्त है एग्जाम के लिए, और अगर आप तैयारी कर रहे किसी भी एग्जाम की ना, तो कमेटीज को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा।
फैक्चुअल डेटे के रूप में याद करना होता है इसे, कि सर अभी हम देखते हैं यहां पर कि जब भी हम बात नरसिम्हन कमेटी की करते हैं तो हमेशा इसे बैंकिंग रिफॉर्म्स के साथ जोड़ते हैं। ये 2 बार बनाई गई है, 1991 में और 1998 के अंदर, याद होगा आपको, ये 2 बार बैंकिंग सुधार के लिए बनाई गई है। जो मल्होत्रा है इसका नाम है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी, याद रखेंगे। और ये जो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी है ये इंश्योरेंस के लिए यानी कि बीमा सुधार के लिए बनाई गई थी। तो 2 मैचिंग हमारे पास इजीली हो चुकी है। अगर केलकर कमेटी की बात करें तो याद होगा विजय केलकर है पूरा नाम। जो जीएसटी हमारे देश में आया है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक रूप है जिसे हमने टैक्स रिफॉर्म कहना है सर, तो ये जो केलकर कमेटी है याद रखो, ये टैक्स में सुधार करने के लिए लाई गई है। इसका मतलब जो रंगाराजन कमेटी बचती है वो इसका फाइनली हम आंसर कर सकते हैं कि वो हमारे सरकारी कंपनियों में जो डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है, लगातार हम देखते हैं कि हमारी सरकारी कंपनीज के शेयर्स के सेल किए जाते हैं, उसी को डिसइन्वेस्टमेंट करना कहते हैं, उसके लिए कमेटी बनी। और इसी के आधार पर आप देखो ए के साथ 3 हो जिसमें वो ऑप्शन होगा, ये पॉसिबल नहीं बचते। जहां बी के साथ 4 हो ये बचता है, यानी इसका मतलब ए के साथ 3 और बी के साथ 4 होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है भाई सभी को? यस का कमेंट करेंगे सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर पूछा गया है, यानी क्वेश्चन हर तरह से होगा। एक सवाल है जिसमें हम टाइप ऑफ सेक्टर्स की बात करते हैं। स्क्रूटनी का मतलब होता है हिंदी में जांच करना। स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज का मतलब होता है यानी विभागीय समितियों द्वारा जांच करना। जो बजट तैयार किया गया उसमें कोई मैनुअल एरर तो नहीं है, कोई अमाउंट डबल तो नहीं आ गया है, कोई अमाउंट ऐसा तो नहीं है जो टेक्निकली कैलकुलेशंस मिस्टेक होगी, और भी तमाम तरह की स्क्रूटनी डिपार्टमेंटल कमेटीज के द्वारा की जाती है। विशांक अंकित मेरे भाई। चलिए अब देखो यहां पर सवाल पूछा है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि और सेवाएं जो होती हैं वो जनरली तौर पर इनको बताना है क्या कहलाती हैं। जो कृषि और संबंधित क्रियाएं हैं हम जानते हैं उसको प्राथमिक कहा जाता है और सेवाओं को तृतीयक कहा जाता है। तो यहां द्वितीयक का कोई ऑप्शन नहीं होता मेरे भाई। अगर हम बात चतुर्थक की करें, और वैसे भी यहां पर द्वितीयक दिया है तो द्वितीयक का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो प्राइमरी और टर्शियरी रेस्पेक्टिवली कहा जाएगा। केलकर कमेटी तो एफआरबीएम से है नहीं मेरे भाई, एफआरबीएम से नहीं है। केलकर कमेटी है जीएसटी से रिलेटेड, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड। और यहां एन.के. सिंह कमेटी आई थी एफआरबीएम को रिव्यू करने के लिए 2016 में, तो वो एन.के. सिंह है यानी एफआरबीएम रिव्यू करने के लिए। और एफआरबीएम को लाने के लिए जो बोला गया था वो उससे पहले कहा गया था। चलिए भाई अगला सवाल देखिएगा मेरे भाई, यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड है। योजनाओं पर भी देखो सवाल बन रहे हैं हमारे पास लगातार, और इन योजनाओं के सवालों को करना बेहद जरूरी है। ये जो योजनाओं पर बेस सवाल है देखेंगे यहां पर, इसमें यह कहा जा रहा है आपके पास कि जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये 2015 में स्कीम आई है, 22 जनवरी 2015 को जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लाया गया था उस समय। और इसमें याद रखना कि हम जो पैसा जमा करते हैं उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये ठीक है। 80C धारा के तहत यहां पर टैक्स मिल जाता है, बेनिफिट जो आप जमा करते हैं। इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, इससे ज्यादा जमा नहीं कर सकते 1 साल में, ये सही है। और 10 वर्ष तक की लड़कियों का ही खाता खुलेगा, ये सही है। इसमें कोई इंटरेस्ट और उस पर छूट की बात नहीं की गई, क्योंकि इसमें जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। जैसे एक अकाउंट खुलता है बैंक में, पीपीएफ कहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट कहते हैं जिसे, उसी तरह से याद रखना उसमें सारा इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, और यहां भी सारा इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। तो कोई भी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा, ना 1500 ना 15,000, कुछ अमाउंट नहीं होगा, सारा का सारा एग्जेम्प्टेड होगा यानी फ्री होगा। चलिए भाई अगले सवाल को देखेंगे। सरकार ने 2017-18 का जब बजट पेश किया था उस समय सरकार ने कुछ परिवर्तन किए थे उस वर्ष में, यानी स्पेशली 1 फरवरी 2017 को जब बजट पेश किया गया था कुछ परिवर्तनों के साथ। और जो 3 मेजर परिवर्तन थे उस समय वो क्या हुए थे? देखो याद रखो 2016 तक का जो बजट था वो फरवरी के लास्ट डे आया करता था, यानी जनरली 28 फरवरी को। 2017 से ही इसे 1 फरवरी को लाना शुरू किया गया। बजट में हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड करते हैं, हम उसको
डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में डिवाइड करते हैं, और 2016 तक हम उसे प्लान और नॉन प्लान में भी डिवाइड किया करते थे। लेकिन 2017 से क्योंकि 5 ईयर प्लान्स बनने बंद हो गए, इसलिए प्लान और नॉन प्लान बंद हो गए, और रेलवे का बजट 2016 तक अलग से आया करता था। अब रेलवे का बजट अलग से लाना बंद कर दिया, 2017 से ये चेंज हुआ है। तो इसका अर्थ ये निकला सर, बजट 1 फरवरी को आना शुरू हुआ, ये बात सही है। अगर ये कहा जाए कि रेलवे के बजट को आम बजट में मिला दे, ये भी सही है। और अगर ये कहा जाए कि योजना और गैर योजना वर्गीकरण बंद कर दिया, तो ये भी सही है, क्योंकि यहां तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, सही है यहां पर, तो कोई भी गलत नहीं होगा, सारी की सारी बातें सही होने वाली हैं। क्वेश्चन की लेंथ दिखेगा और इस लेंथ से अंदाजा लगा लीजिए कि आप बिल्कुल यूपीएससी को तैयार कर रहे हो, तो पैटर्न फॉलो करना होगा। सिविल सर्विस का पैटर्न थोड़ा बदल गया है, अभी सिविल सर्विस में पैटर्न बदला है, और उम्मीद करते हैं कि सीपीएफ में ना बदले, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल पैटर्न है, क्योंकि वहां पर अब एलिमिनेशन करना बड़ा भारी पड़ेगा, एलिमिनेशन करना वहां मुश्किल हो जाएगा। अब ये एक छोटा सवाल भी है, देखो हर पेपर जो होता है ना, वो इजी, मॉडरेट और टफ, हर चीज को इंक्लूड करके बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ रहेगा पेपर में, आसान सवाल भी है कि नीति आयोग में क्या शामिल नहीं होता है। भाई एक्सपेंडिचर में प्लान नॉन प्लान को अब हटा दिया गया, 2016 तक होता था, यानी जो 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग खर्चे हैं और जो हमारे विदाउट प्लान्स बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको पहले डिवाइड किया जाता था, अब नहीं करते। तो प्राइम मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, सारे मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री होते हैं, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं है, वहां का याद रखिएगा, वहां का जो होगा वो आपका उपराज्यपाल हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा। लेकिन राष्ट्रपति का नीति आयोग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नीति आयोग असंवैधानिक संस्था है। तो भाई देखो, मैंने आपको बताया कि एक प्लान और एक नॉन प्लान के नाम से हुआ करते थे 5 ईयर प्लान के बेस पर शुभम, और उसमें हम ये कहते थे कि जो हमारी प्लानिंग चल रही थी, जैसे 12वीं प्लानिंग 2017 में 31 मार्च को एंड हो गई, यानी जो बजट आया और वो 1 अप्रैल 2017 से लागू होना था, तो वहां प्लान नॉन प्लान के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं थी, वो इसलिए रिमूव कर दिया गया। तो प्रेसिडेंट हमारे नहीं होते, क्योंकि हमारा नीति आयोग जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक गैर संवैधानिक संस्था, जिसको प्रधानमंत्री ने बनाया है। एक सवाल पूछा गया है यहां पर, जो कि मनी सप्लाई पर बेस्ड सवाल है, मनी सप्लाई से रिलेट करता है ये सवाल, और मनी सप्लाई पर बेस्ड सवाल देखिए क्या कहता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें एक नैरो मनी आती है, और उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। नैरो मनी को परिभाषित करना है जो अगर, तो इसको किस तरह से कर सकते हैं। देखो ये आपके पास एक नैरो मनी है। देखो नैरो मनी को मैं यहां पे डिफाइन कर दूं कि जनरली तौर पर आप देखेंगे, जब इसे अगर आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा है तो उसमें देखेंगे M1, M2, M3 और M4 इस तरह से 4 भागों में बांटा जाता है। जो M1 है उसको नैरो कहते हैं, और जो M3 है उसको ब्रॉड कहते हैं। अगर तो M1 में क्या कैलकुलेट करते हैं, देखो याद रखो, तो वहां पर हम बैंकों के नेट डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट को नहीं लेते हैं, वो M3 में लेते हैं, M4 में लेते हैं। जो बैंकों के नेट टाइम डिपॉजिट है उसको नहीं लेते हैं, जो डाकघर की बचत जमा है उसको M2 में लेते हैं, वो नहीं। तो यहां पर जो हमारे पास M1 को निकालने का फॉर्मूला, मनी कितनी हमारी सर्कुलेट हो रही है देश में, हम M1 यानी नैरो मनी में 3 चीजें लेते हैं, या 2 दी गई हैं। उसमें एक तो ये लेते हैं कि हमारे पास जनरली जो करेंसी सर्कुलेट हो रही है, जो नोट और कॉइन्स के रूप में जनता के पास है, वो जो हमारे बैंकों के अंदर सेविंग और करंट अकाउंट में जमा है, उसे डिमांड डिपॉजिट इन बैंक कहते हैं, जो सेविंग और करंट अकाउंट बैंकों में जमा होगा। और जो अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, उसको फिलहाल नहीं दिया तो काम चलेगा, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कभी कम से कम चल जाएगा। तो आपने कहा यहां पर करेंसी हो जाएगी और डिमांड डिपॉजिट बैंक वाला, और अदर डिपॉजिट नहीं दिया गया। डाकघर की जमा करने पर क्या हो जाता है, वो M2 बन जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो इसका ए होने वाला है। देखो एक सवाल दिया गया है, मान लीजिए कि आम के दाम 50 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति किलोग्राम किए जाते हैं, जिसकी वजह से आम की मांग 100 किलोग्राम से घटकर 50 किलोग्राम रह गई है। आमों की मांग की कीमत लोच कितनी होगी।
देखो कीमत लोच का मतलब ये होता है कि आप जब कीमत की लोच निकालते हैं, इसका मतलब देखो ईडी निकालने का होता है कितने प्रतिशत मांग में चेंज हुआ है, प्रतिशत की बात करते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी मांग कितनी बदल गई है उसका प्रतिशत निकाला जाता है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और कितने प्रतिशत कीमत बदल गई है। इससे पता चलता है कि अगर कीमत बदलेगी तो उसका कितना इंपैक्ट होगा हमारी डिमांड के ऊपर। इसे कहा जाता है, अब देखिए यहां पर 50 रुपए की कीमत थी जो बढ़कर 75 रुपए हो गई। अगर मैं कहूं कीमत जो है 50 से बढ़ के 75 हो जाए, सर 50 थी 75 हो गई, इसका मतलब ये हो गया 25 रुपए बढ़ गए 50 के ऊपर, तो इसका मतलब है 50% वृद्धि हो गई कीमत में। ठीक है, कीमत की वृद्धि 50% आ गई। इसे आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। 100 रुपए किलो आम थी मांग की, वो 50 रह गई, सर डिमांड जो थी वो 100 आम की थी, 100 किलो की थी, 50 किलो रह गई। 100 का 50 रह जाना कितना है बताइए, 100 में से 50 रह गई, 50 कम हो गई, 50 100 में से कम हो जाए, इसका मतलब है 50% कमी हो गई। सीधा सा मतलब है। अब यहां पर आप कहोगे सर 50% मांग में कमी हो गई, 50% कीमत बढ़ गई, और जब दोनों को निकालेंगे तो आंसर एक आ जाएगा, जिसे हम यूनिट इलास्टिक कहते हैं, इकाई लोच कहते हैं। और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि इतनी आसानी से निकाला जा सकता है कि ये लोच का मतलब ये है कि अगर जितना कीमत में परिवर्तन होगा, एक आंसर का अर्थ हुआ कि उतना ही प्रतिशत डिमांड में भी होगा, उतना ही प्रतिशत उसकी मांग में भी फर्क होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे हैं ये जानना बेहद जरूरी है। मैंने कहा इससे आपको पता चल जाते हैं हर एक चीज के बारे में। निम्नलिखित में किसके साथ गुणक निम्नतर होते हैं, यानी जो गुणक की वैल्यू वो निम्न आती है, छोटी आती है, इनमें से किसके साथ? याद रखो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में हम लोग पढ़ते हैं। जब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं तब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सर क्या है ये क्वेश्चन, देखिएगा जरा। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी निवेश गुणक होता है, जिसका मतलब यह है कि हम कितने इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कि हमारी इनकम बनती है, और हमारी इनकम हमारे इन्वेस्टमेंट का कितना गुना होगी, यानी कि इसको निकालने का तरीका है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका मतलब हुआ इनकम का चेंज और इन्वेस्टमेंट का चेंज, यह इसका एक तरीका है। 1/MPS कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। हम कितनी सेविंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सेविंग ही इन्वेस्टमेंट का काम करती है। और इसी को आप ये भी कह सकते हो 1/1 - MPC भी कह सकते हो। अब याद रखना है भाई यहां पर ये 1/MPS या 1/1 - MPC या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई करके निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखो ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर छोटा कब आएगा। सर देखो छोटा तब आएगा जब नीचे की वैल्यू बड़ी होगी। एमपीएस जितना बड़ा होगा उतना नंबर छोटा आएगा, मेरी बात समझ लो। एमपीएस जितना बड़ा होगा नंबर छोटा आएगा, या एमपीसी जितना छोटा होगा नंबर तब उतना बड़ा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है ये बड़ा होगा तो ये नंबर छोटा आएगा, ये छोटा होगा तब भी ये नंबर छोटा आएगा। तो यहां पर आपसे सवाल किया गया है कि उपभोग की जो बचत है वो बड़ी हो या कम हो। आपने कहा जितना एमपीसी लो होगा, जितना एमपीसी लो होगा उतना हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू निम्नतर आएगी, छोटी आएगी। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हो तो बिल्कुल एक बार यस का कमेंट आप सभी को करना है भाई, जल्दी से करना है आपको कि बात क्लियर है भाई यहां तक कि निम्नतर आने के लिए ये वैल्यू छोटी होगी, तभी 1 माइनस करने पर कोई भी नंबर एंड देन उसको देखेंगे आंसर छोटा आ जाएगा। बात क्लियर हो गई भाई यहां तक? अगला पॉइंट क्या कहता है, देखो एक सवाल पूछा गया है, क्योंकि देखो सवाल एक नहीं है, बहुत सारे सवाल हमसे लगातार पूछे जाते हैं इसके अंदर, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम उन्हीं की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसको याद रखें। एक सवाल देखो हमारे पास मार्केट पर पूछा गया है, मार्केट पर बेस्ड एक सवाल पूछा गया है, और उस मार्केट पर बेस्ड सवाल जो है उसको देखो करने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमें यह कंफर्म हो रहा है सर अभी तक बजट आ रहा था, मनी सप्लाई आ रही थी, ये नीति आयोग पर बेस्ड सवाल पूछा गया, तो ये सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जैसी इलास्टिसिटी पूछी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा
ये भी आपके माइक्रो में ही लगभग डिस्कस कर लिया जाता है। और जैसे ही आपसे ये पूछा है मार्केट के विषय में, तो ये भी आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, जनरली तौर पर ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो याद रखिएगा, जब भी आप सवाल करेंगे तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना हो। चलिए भाई सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं आप, क्या आंसर करने वाले, देखो देखो एक बात याद रखना, जब एकाधिकार फर्म होगी, सीमांत संपत्ति वक्र जो होगा उसके औसत संपत्ति वक्र से ऊपर होगा। ये बात देखो, एक सवाल यहां पर याद रखना है कि बाजार के अलग अलग रूप दिए गए भाई। देखो बाजार के जो रूप दिए गए वो अलग अलग हैं, इसलिए आपको यहां पर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप यहां सतर्क नहीं रहेंगे ना भाई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे तब। तो मेरे भाई इसीलिए बात को मैं कह रहा हूं आपसे बिल्कुल ध्यान से सुनने की जरूरत है कि इक्विलिब्रियम यहां कहीं भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। लॉन्ग रन में कॉम्पिटेटिव फर्म से नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत संपत्ति एआर और एमआर हमेशा पूर्णतः लोचदार होते हैं, ये बात भी ठीक है। और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है मोनोपोली में इज अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व, ये गलत है स्टेटमेंट, और क्योंकि गलत ही पूछा है याद रखना, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। कैसे कहोगे आप सर इसे, देखो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। जब आप मोनोपोली में कर्व बनाते हो तो ये एआर कर्व होता है, एआर एवरेज, और हमेशा इसके आधे पर एमआर होता है। तो छोटा क्या हुआ, एमआर। सवाल में कह रहा एमआर बड़ा होगा, एमआर अबव होगा, हम कह रहे हैं जी नहीं एआर अबव होगा, ये मैंने कर्व बनाकर दिखाया इसीलिए, तो गलत जो है वो सही आंसर माना जाए। अच्छा, ह्रासमान प्रतिलाभ के नियम के अनुसार जब किसी उत्पादन फलन में, मेरे भाई याद रखिएगा, हम कहते हैं कि उसकी जो इकाई है वो लगातार कम हो रही होती है, इसके पीछे क्या कारण है। जब हम एक कारक को स्थिर रखते हैं और एक कारक चेंज करते हैं, तो हमेशा आप देखेंगे वहां पर कि एक समय के बाद हमारा उत्पादन जो है वो क्या होने लगता है सर, वो कम होने लगता है। उसके पीछे क्या वजह होती है, तो देखो भाई यहां पर याद रखिएगा, ह्रासमान प्रतिलाभ का मतलब ये होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब ये होता है कि हम जब किसी भी उत्पादन को बढ़ाते हैं उसकी वृद्धि जो होती है वो कम हो जाती है, वृद्धि यानी बढ़ने की स्थिति जो होती है वो कम हो जाती है, और हम जो डिफरेंस कहते हैं उसे मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं, जो उसका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हमारा कम हो जाता है। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश करने लगता है, इसी बात को हमने डिमिनिशिंग रिटर्न्स नाम दिए होते हैं, ह्रासमान प्रतिलाभ या ह्रासमान जो प्रतिफल है वो कहा होता है। जब बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसको इंक्रीजिंग कहते हैं, जब इक्वली बढ़ रहा है उसे कांस्टेंट कहते हैं, और जब उत्पादन बढ़ने के बजाय घट जाता है तो उसी बात को हम नेगेटिव रिटर्न कहते हैं। इसका अर्थ ये निकला सर, हमारे पास 4 तरह के रिटर्न्स हो सकते हैं। प्रोडक्शन का ये चैप्टर है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, इसका पढ़ना बेहद जरूरी है एग्जाम में सही अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलिए देखो, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कह सकते हैं। अभी मैंने आपको इलास्टिसिटी का एक कंसेप्ट दिया था कि 1 आने का मतलब है जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज डिमांड में होगा, 1 का मतलब है। जीरो का मतलब क्या होता है, देखो जब आपके प्राइस चेंज होंगे लेकिन याद रखिएगा हमारी जो डिमांड है उस पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा,
तो उसकी इलास्टिसिटी जीरो आती है। उसका सीधा ऐसा कर्व बनता है बिल्कुल। क्यों? ना डिमांड ज्यादा ना डिमांड कम, जैसे कि नमक होता है सर। नमक की डिमांड कभी नहीं बढ़ती, कभी कम नहीं होती, क्योंकि वो सस्ता हो जाए तो कोई ज्यादा नहीं खाता, महंगा हो जाए तो कोई कम नहीं कर देता। दवाइयों की डिमांड पर इसको हम जीरो कह सकते हैं, ऐसी डिमांड जिसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो आप कहेंगे सर यहां पर कि कीमत में कुछ भी हो लेकिन मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, उस बात को हमने कहा है कि उसका आंसर जो हो जाएगा वो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी हो जाए। अब एक सवाल पूछा गया है कि मान लीजिए एक वस्तु की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 110 हो जाती है और मांग वक्र में मांग जो है 240 इकाई से कम होकर 160 रह जाती है। लोच कितनी है? तो निकालने का तरीका वही है देखो, और निकालने का तरीका क्या है सर? कीमत में चेंज कितना बना? तो कीमत में बना सर 90 में से 110 में से 90 था और 90 से बढ़कर 110 हुआ, डिवाइड में 110 रखेंगे यानी 20/110। अब चाहो तो भाग कर लो वरना इतना रहने दो। मांग में कितना हुआ सर? डिमांड 240 से 160 हो गई, 240 का 160 हो जाना, यानी कि 240 में से 160 हो गई है ये, डिवाइड में 240 आएगा, उसके बेस पर निकलेगा, यानी कि ये कितना कम हो गया? 40 और 40 80/240, यानी कि आप इसे कहोगे 1/3। तो मांग में परिवर्तन है 1/3 और कीमत में है 20/110, यही आएगा ना भाई। अब आप इसको ऊपर लेकर जाइए, इसके ऊपर लेकर जाइए, नहीं 110/60 हो जाएगा, और 110/60 का मतलब लगभग 2 से कुछ कम आएगा, लगभग 2 से कुछ कम आएगा। कीमत 90 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो जाती है। बिल्कुल क्वेश्चन तो यही है, और 240 से कम होकर 160। तो लगभग इस क्वेश्चन में आंसर जो दिया गया है भाई 80 ही आएगा ना। यहां पर 240 160 के बीच 80 का डिफरेंस हुआ, ठीक है, 80/240 होता है, यानी 8 या 24 हो जाएगा, 1/3, लगभग 2 आप मानेंगे तब उस केस में। वैसे ये आंसर 2 के आसपास होगा, और मैं कोशिश करूंगा भाई इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टेटमेंट लिखने में 110 का 120 हो गया हो, यहां 120 हुआ हो, यहां पर ऐसा हो सकता है। तो चलिए भाई उसको देखिएगा। तो 110/60 यानी कि लगभग 2 के करीब इसका आंसर आ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं भाई। सवाल है कि क्रेडिट कार्ड में बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और टाटा नमक की कीमत तो सर बढ़ रही है, कीमत तो बढ़ेगी, मांग में फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल यह है मेरा अंकित विष्णु कि कीमत बढ़े या घटे लेकिन मांग पे फर्क नहीं पड़ता, उसे कहते हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड में देखो क्या होगा, 24% ब्याज है, यानी हम उसको 24% दे रहे होते हैं। ये जो 24% होता है ये नॉमिनल होता है सर, इसको नॉमिनल कहा जाता है। 24% को नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जो भी हम दे रहे हैं बैंक वगैरह में वो नॉमिनल है। अब यहां पर याद रखना कि महंगाई की जो दर है वो कितनी है? 10% है। तो रियल कैसे निकालते हैं? देखो रियल का मतलब होता है कि नॉमिनल में से महंगाई कितनी है उसको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि जनरली जो हम दे रहे हैं वहां पर वो दे रहे हैं 24, और 10% तो बढ़ गई महंगाई, यानी 10% तो वैसे ही कीमतें बढ़ गई। अगर हमने 24 दिया भी तो वास्तव में जो बैंक के पास गया क्रेडिट कार्ड पर वो 14 ही गया। जिस तरह हम ये सीखते, समझाता हूं मैं आपको, कि हम जब कोई बैंक में पैसा रखते हैं और हमें 4% ब्याज मिलता है और वहां 6 या 7 या 8 महंगाई बढ़ जाती है, तो सर 4 मिलता है और 6 महंगाई बढ़ जाती है, हमारा रियल तो -2 हुआ। तभी तो आपने देखा होगा जब हमेशा ये कहते हैं बैंक के सेविंग अकाउंट में खासतौर पर अगर पैसा रख रहे हो तो नुकसान हो रहा है, एफडी वगैरह में भी रख रहे हो तो फायदा नहीं हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि रियल को देखा जाता है, और हमेशा रियल के लिए नॉमिनल में से इन्फ्लेशन के रेट को माइनस करने के बाद बताते हैं। तो आप कहोगे सर यहां तो 14% बचा बैंक को, यानी वास्तव में 14 मिल रहा है, वैसे देखा जाए तो 24 दिया जा रहा, 10 महंगाई ले गई। एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.9 है, तो गुणक का मूल्य क्या होगा? देखो अभी अभी ये सवाल कराया मैंने, गुणक निकालने का तरीका क्या बताया मैंने? 1 में एमपीएस कर लो, या 1 में 1 - एमपीसी कर लो। सर ये वाला पॉइंट हम याद रखेंगे, के निकालते हैं, गुणक कहते हैं जिसे। 1 एमपीएस कहा था, या फिर अगर एमपीसी दिया है तो 1 एमपीसी कर लो। बोलो। तो यहां से याद रखिएगा, हमें 1 दिया है, 1 में 0.9 दिया हुआ है, यानी 1/0.1 कर देंगे
तो आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा। इसका मतलब जो गुणक है वो 10 है। अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इनकम 10 गुना इंक्रीज हो जाएगी। इसे गुणक कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी है सर। यहां पर इसको अगर हम एक बार कंसेप्ट को समझ लें, मैं इसीलिए कहता हूं आपसे ये सारे कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप ये सारे कंसेप्ट देखो समझते हैं, अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी बेस्ड ये एग्जामिनेशन होता है, तो तैयारी उतनी ही जबरदस्त होनी चाहिए भाई। और इसीलिए देखो अभी आपके पास एक इकोनॉमिक्स स्पेशल 06 बैच भी आया हुआ है, और ये बैच लगातार आते हैं। सिर्फ यही बैच नहीं, इससे पहले और इसके बाद होपफुली आते रहेंगे लगातार। तो जो बैच आपके पास रहेगा उसमें सारे कंसेप्ट और ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि बैच में कंटेंट क्लासेस और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होती है। इससे क्या होता है कि आप हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद जो रिलीवेंट क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो कर पाते हैं। देन आपकी तैयारी उतनी ही जबरदस्त हो जाती है। ये सब कुछ अवेलेबल है, आप इसे कर सकते हो, वो भी जस्ट 699 में होगा। वैलिडिटी 1 साल की है। आप सीडीएस दे रहे हो तो भी ये काम करेगा, सीएपीएफ दे रहे हो तो भी ये काम करेगा, सिविल सर्विस का प्रीलिम्स दे रहे हो तो भी ये बैच काम करेगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये काम करेगा। www.careerwheel.com पर जाएं, वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालें, रजिस्टर्ड जो होगा कैरियरविल पर, एंड देन इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और लगभग हर बार 10, 12 और 15 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं इकोनॉमिक्स के, वो गलत नहीं होंगे। सरल केनेजियन सिद्धांत क्या कहता है देखो जरा, और इसके अनुसार आय के विरुद्ध समग्र उपभोग की प्रवणता कैसी होती है। यानी आय के साथ जो हमारा उपभोग है, आय के बढ़ने के साथ हमारा जो उपभोग है वो क्या होता है। सोचिए सर, अगर एक इंसान की इनकम बढ़ती है तो साथ में उसका उपभोग भी बढ़ेगा या घटेगा? आप अंदाजा लगा के बताइए मुझे। एक इंसान ज्यादा कमाने लगेगा तो उसके खर्चे ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक पॉजिटिव संबंध होता है, क्योंकि इसके जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, आय के बढ़ने के साथ साथ जो उपभोग होगा वो भी आपका बढ़ता जाएगा। चलिए भाई बताइए, जबरदस्त है ना। अगला पॉइंट देखते हैं सर। ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा, यहां पर एक सवाल है कि प्राइस सीलिंग किसे कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जिसको प्राइस सीलिंग कहा जाएगा? देखो, प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम, और फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम। जब कोई चीज की नीचे की लिमिट लगाई जाए उसको फ्लोर कहा जाता है, ऊपर की लिमिट लगाए तो उसे सीलिंग कहा जाता है। तो फ्लोर और सीलिंग के जो वर्ड्स हैं आपको देखो याद रखने होंगे। तो जब हम गन्ने का एमएसपी डिसाइड करते हैं ये फ्लोर है। सरकार कोई न्यूनतम मजदूरी लाती है, ये फ्लोर है। जब हम कोई हवाई कंपनी किराए की बात करती है यहां पर, वो फ्लोर हो सकता है। लेकिन बिस्किट के पैकेट पे लिखी जो कीमत है उससे ज्यादा नहीं ली जा सकती। सर ये एमआरपी हो गया, और एमआरपी मैक्सिमम प्राइस को डिनोट करता है। एमआरपी का मतलब है आपका मैक्सिमम प्राइस। और आप याद रखेंगे तो बाकी के जो प्राइस हैं वो यहां पर दिए गए, और जनरली इसमें से 2 प्राइस तो मिनिमम के बारे में बात करते हैं। देखो, एक उत्पादन संभावना वक्र होता है जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। और जनरली देखो याद रखना, अब ये कर्व के बारे में सीखते हैं हम लगातार, और जब हम इस कर्व के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा कर्व बनता है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। और इसका मतलब है कि हमारे पास एक तरफ गुड्स एक्स होती है और एक तरफ वाई होती है। अगर हम x की इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें y की डिक्रीज करनी होगी। अगर हम y की इंक्रीज करते हैं तो x की डिक्रीज करते हैं। भाई एक बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, और एक कम करेंगे तो दूसरे को ज्यादा करना पड़ेगा। इसका यह अर्थ निकलता है सर। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो किसी भी वस्तु का उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक वस्तु के उत्पाद को कम करना पड़ेगा, यानी उसको छोड़ना पड़ेगा। ये बात कंफर्म हो गई है सर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम दोनों को बढ़ाते चले जाएं, एक वस्तु को बढ़ाएं और दूसरे को बिना घटाए ऐसा करें, तो ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा सर, ये तो नीचे की ओर आ रहा है। हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। अगर हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को हमें कम करना ही पड़ेगा। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी किसी प्रोडक्शन को करने की पॉसिबिलिटी कितनी है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहा जाता है। एक कंसेप्ट है जिसे
पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहा जाता है। देखो इसका मतलब ये होता है जब एक व्यक्ति जो होता है वो इकोनॉमी के अंदर सेविंग करना शुरू करता है। बहुत सारे लोग हैं, अचानक से कई बार लोग सेविंग करने की कोशिश करने लगते हैं, और जब वो बचत करने लगते हैं तो बचत करने के कारण क्या होता है सर, अचानक से जब लोग इन्वेस्टमेंट करने के बजाय बचत करते हैं तो वहां पर डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है, इस कारण से क्या होता है, लोगों की इनकम कम हो जाती है, आय कम हो जाती है, और इसी वजह से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो जाती है, और इनडायरेक्टली फिर उन लोगों की इनकम और कम हो जाती है। क्योंकि हर इंसान दूसरी इंसान से जुड़ा हुआ होता है। अगर एक इंसान ये सोचता है कि मैं बचत करूंगा लेकिन मुझ पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा तो गलत है भाई। ये कंसेप्ट जो है ना वो जॉन मायनार्ड कीन्स कहते हैं, जिन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये उनका दिया हुआ कंसेप्ट, इसको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहा जाता है। जॉन मायनार्ड कीन्स का दिया हुआ कॉन्सेप्ट जिसको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं, सेविंग करने के कारण इकोनॉमी का गिर जाना, इसको कहा गया है। वित्त आयोग के एक सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए क्या आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति वित्त आयोग का सदस्य चुना जाता है तो मेरे भाई याद रखना है, वित्त आयोग के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो मेरे भाई ध्यान से समझना इस बात को। यहां पर एक रूल है, वो ये है कि उसके पास एक तो वित्तीय मामलों की जानकारी हो, अच्छी बात है, स्पेसिफिक नॉलेज हो, ये अच्छी बात है, और सुप्रीम कोर्ट के जज या उसके बराबर क्वालिफाइड हो, ये गलत बात है। हाई कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफाइड होना चाहिए, ध्यान रखना, हाई कोर्ट के जज के बराबर वो क्वालिफाइड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफाइड होने की बात नहीं है इसके अंदर। हाई कोर्ट के जज के बराबर भी वो क्वालिफाइड है तो काम करेगा। तो यहां पर आपने कहा एक नंबर छोड़ दो अगर, क्योंकि सर ये सुप्रीम कोर्ट वाली बात गलत कर दी इसने, यहां तो हाई कोर्ट आना चाहिए था, यहां तो हाई कोर्ट आना चाहिए था, उसके बराबर होना चाहिए। वर्ष 2019-20 में, अब इस सवाल को 19-20 कह लो, 20-21 कह लो, या अभी 23-24 या 24-25 का बजट आ चुका है, उसके आधार पर अगर आप बात कर लें, सबसे ज्यादा सरकार को जो टैक्सेशन मिलने वाला है वो कहां से होगा? एक अंदाजा लगाएं और मुझे बताएं कि सरकार को ये सबसे ज्यादा जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, जो कलेक्शन होगा, वो कहां से होगा? क्या लगता है आपको भाई? तो याद रखिएगा, ये कलेक्शन होगा जीएसटी से, और जीएसटी के बाद जो नंबर 2 होगा वो पर्सनल इनकम टैक्स, और उसके बाद जो नंबर 3 होगा वो कॉरपोरेशन टैक्स होगा। यानी सबसे ज्यादा कलेक्शन जो अब भी होता है वो जीएसटी से होता है। एमएसएमई से क्या तात्पर्य? मतलब सोचिए जरा, एक छोटा सा सवाल पूछा एग्जाम में, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, और ये एमएसएमई की फुल फॉर्म भी पूछी गई एग्जाम के अंदर कि एमएसएमई क्या होता है। याद रखना, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो होंगे इनको एमएसएमई कहा जाता है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। तो यहां पर ये मार्जिनलाइज्ड गलत कर दिया इसने, यहां मार्जिनलाइज्ड फिर गलत कर दिया है, यहां मीडियम और स्ट्रेटेजिक गलत कर दिया है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो वर्ड होगा ये एमएसएमई को रिप्रेजेंट करता है। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? वो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जो नेचुरल पॉपुलेशन चेंज होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी हमारी पॉपुलेशन में जो चेंज आता है वो कितना आया है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो, जब हम बात कर रहे होते हैं ना सर नेचुरल पॉपुलेशन चेंज करने की, ग्रो करने की, हमारे देश में मान लीजिए कि बर्थ रेट है कि हमारे देश में 1000 लोगों के एवरेज में 17 बच्चों का जन्म हुआ, और डेथ रेट है कि 1000 लोगों पर 6 लोगों की मृत्यु हो गई। तो आप कहेंगे सर 17 बच्चों का जन्म और 6 लोगों की मृत्यु हो गई, अगर ऐसा हम कैलकुलेट करें तो हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट कैसे निकली? जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है हमारी, इन दोनों को घटा दिया जाए अगर, जन्म दर में से मृत्यु दर को घटा दिया जाए अगर, तो नेचुरल ग्रोथ रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जोड़कर नहीं। और मृत्यु दर में से जन्म को नहीं घटाना है, क्योंकि बर्थ रेट बड़ी होती है जनरली और डेथ रेट उससे कम है, हमेशा बर्थ रेट में से घटाया जाएगा। और चाहे वो वैल्यू माइनस किया जाए, हो सकता है किसी वर्ष में, तो हम कहेंगे नेचुरल पॉपुलेशन चेंज माइनस में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बर्थ में से डेथ घटाई जाएगी। देखो,
जब हम वर्कर्स को डिवाइड करते हैं, जब हम काम करने वाले लोगों को डिवाइड करते हैं, जो हमारी श्रमजीवी है यानी श्रमिक लेबर्स है, उनको हम यहां पर कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और अमूमन मैं आपको बता दूं, हम अपने सारे श्रमजीवी लोगों को 4 वर्गों में बांटते हैं। अब ये 4 वर्ग क्या हो सकते हैं सर हमारे पास? देखो ध्यान से, जब हम इन 4 वर्ग के बारे में बात करते हैं, 4 शब्दों के बारे में, तो एक होते हैं हमारे किसान, खेती करने वाले, एग्रीकल्चर लेबर भी होते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं यानी इंडस्ट्री में काम करने वाले, और अदर वर्कर होते हैं। लेकिन घरेलू वर्कर ऐसा कोई शब्द नहीं होता, डोमेस्टिक वर्कर नहीं होता है कोई वर्ड, घरेलू वर्कर नाम का कोई शब्द नहीं है। अदर वर्कर्स चले जाते हैं, या तो इंडस्ट्री में काम करेंगे या लेबर हो जाएंगे भाई, या फिर किसी और के पास काम कर रहेंगे एग्रीकल्चर में, खुद की खेती कर सकते हैं इंसान, या फिर याद रखना उसमें अदर्स हो जाते हैं जो खुद का कोई बिजनेस करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर कोई कैटेगरी नहीं होती है। देखो एक बार फिर से लॉच के बारे में सवाल है। आप देख रहे हो हर पेपर में लगभग, आप सोचिए कि 2017 से 2023 के हर पेपर में यहां लोच पर आया होगा सर समोसे 12 रुपए का था, अब 15 का हो गया। और हम यहां पर 30 समोसे खाते थे और समोसे की संख्या आप घटाकर 20 कर दिए। तो मुझे लगता है कि भाई अब तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है सर, 12 रुपए का समोसा था, 15 रुपए का हो गया, 3 रुपए बढ़ गए 12 रुपए के ऊपर, 3 रुपए बढ़ गए 12 पे, 25% बढ़ गए। डिमांड जो थी वो 30 समोसे की थी, अब 20 की रह गई। इसका मतलब ये 10 समोसे की डिमांड 30 में से कम हो गई, यानी कि यहां 33% जो है डिमांड कम हो गई। अब बताए आपको 33% ऊपर रखेंगे, 25% नीचे रखेंगे, और लगभग जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1/33 आने वाला है सर। 1/33 होगा, क्यों? 1.3 25, और उसके बाद जो 8 बचेगा फिर से वही आंसर आएगा, लगभग घूमकर 33.3 आप कहेंगे, इसका लगभग में आंसर करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान है, बार बार ये लोच निकालने के लिए पूछा जा रहा है हमसे, और ये लोच पर बेस्ड सवाल हमसे याद रखिएगा। देखो जब हम फूड इन्फ्लेशन निकालते हैं, जब हम महंगाई निकालते हैं स्पेशली खाद्य वस्तुओं की, उस पर एक सवाल है। तो खाद्य वस्तुओं की जो महंगाई है खाद्य वस्तुओं को लेकर, तो खाद्य वस्तुओं में गेहूं आता है, धान आता है, तंबाकू और चीनी में से सोच के बताइए। हमें यह पता है कि ऑप्शन ये बता रहे हैं कि कोई 3 आते होंगे, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, आप खुद अंदाजा लगा के बता दीजिए। सर खाद्य वस्तुओं में तंबाकू तो नहीं आ सकता, तंबाकू को तो सरकार मना करती है, सरकार वैसे सिर्फ मना ही करती है लेकिन काम कभी नहीं करती। सर यहां 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, 1 2 और 4 तो होगा, लेकिन तंबाकू को कैसे रखा जा सकता है? फूड इन्फ्लेशन निकालते समय ये पॉसिबल नहीं है, तंबाकू नहीं हो सकता उसमें। जब हरित क्रांति लाई गई थी 1966 से 72 का पहला चरण था, तो हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, जिसमें अच्छी तकनीक के बीजों का इस्तेमाल करने की बात थी और इसका इस्तेमाल किया गया था, ये कहां से शुरू हुई थी? हरित क्रांति जो है, देखो याद रखो, हरित क्रांति पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश का पश्चिम वाला हिस्सा वो हुआ था खाली। यानी कि सर 3 और 4 होगा, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु साउथ का कोई स्टेट नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इसमें ऐड किया जा सकता था अगर होता ऑप्शन में, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी। कौन सा एक सीपीएसयू है जो मिनी रत्न मान्यता है? अब तो बहुत सारी कंपनियां हैं, और महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना 3 कैटेगरीज है। अब आजकल आप जानते हो सर, महारत्ना में 13 हैं, नवरत्ना में 17 हैं, और मिनी रत्ना में तो बहुत हैं। ये उस समय का सवाल है जब ये पूछा गया होगा, तो अभी इस सवाल को हम नहीं करेंगे यहां, लेकिन हमें ये पता चला देखकर महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना से भी सवाल पूछा है, एमएसएमई से भी सवाल पूछा है। ये सब हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फाइनेंस में करते हैं, जो हमेशा एग्जाम का पार्ट रहता है। जब मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, देखो तो मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए जनरली आप देखोगे यहां, तो सर उसमें हम क्या करते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंदर हम जो रिपोर्ट आई है अभी 134वां नंबर मिला है भारत को यूएनडीपी की रिपोर्ट में मानव विकास में, लेकिन क्या इंक्लूड करते हैं? देखो हम यहां पर जो 3 मेजर पॉइंट लेते हैं, हमेशा याद रखना, एक तो लेते हैं जीवन प्रत्याशा, यानी एक इंसान की एवरेज लाइफ
औसत लाइफ जो है वो कितनी हो सकती है, जीवन प्रत्याशा कितनी है। इसके बाद हम लोग दूसरी चीज ये लेते हैं, यहां पर याद रखना कि उसकी प्रति व्यक्ति जीएनपी यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये भी लिया जाता है, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और जब शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में हम दो पॉइंट लेते हैं, याद रखना। एक तो रहते हैं उसका जो एनरोलमेंट होता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक होता है इसके अंदर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इस नाम से रहता है एक, और दूसरा रहता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि वो कितना पढ़ सकता है, उसके संभावित वर्ष कितने हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कहते हैं इसे। अब यहां पर देखो जो दिया गया उसमें सिर्फ एक दिया गया है, क्योंकि सही का सवाल पूछा है मेरी भाई, याद रखना। निखत आमिर यानी डेली क्लास नहीं होगी भाई, ये एक एमसीक्यू क्लास नहीं है, ये एक यूपीएससी के सीएपीएफ के अंदर आए हुए एग्जाम का एनालिसिस है। जैसे मैंने सीडीएस का कराया हुआ है ऑलरेडी, जैसे मैंने यूपीएससी के सिविल सर्विस के लिए कराया हुआ है, बीपीएससी के टीआरई के एग्जाम के लिए कराया, उसी तरह से कराऊंगा। और इसी तरह अलग अलग राज्यों को टारगेट करते हुए भी झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन में इकोनॉमिक्स को लेकर क्या सवाल पूछे जाते हैं, मैं जल्द ही लेकर आऊंगा आपके सामने, उससे आपको और क्वालिटी मिलेगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स के सवाल जो भी आते हैं किसी भी एग्जाम में हो, नॉलेज अगर आपकी अच्छी है, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, तो फर्क नहीं पड़ता वो झारखंड में पूछा, बिहार में पूछा, यूपीएससी या पीसीएस ने पूछा, या पीजीटी टीजीटी ने, सबके लिए वो हेल्प करते उतने ही बराबर। तो आपने कहा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है, याद रखना। एडम स्मिथ द्वारा किसे अदृश्य शक्ति यानी इनविजिबल हैंड्स कहा गया है। वैसे आपको याद रखना है कि इनविजिबल हैंड्स के नाम से एक किताब भी लिखी है जिसके राइटर एडम स्मिथ ही हैं, याद रखो। लेकिन यहां पर कहा गया है कि इनविजिबल हैंड्स यानी ये किताब जो लिखी गई एडम स्मिथ के द्वारा, ये किताब के अंदर जो इनविजिबल हैंड्स माना है वो किसे माना है, वो मानना है बाजार को, मार्केट को, प्राइस मैकेनिज्म को, यानी कि बाजार के कीमत तंत्र को। याद रखिएगा, जो बाजार में कीमत डिसाइड होती है, याद रखो, उस बात को एडम स्मिथ ने माना है कि यानी वो खुद करता है ऑटोमेटिकली। इनविजिबल का मतलब है बाजार ऑटोमेटिकली खुद करता है चीजों को चेंज, हमें नजर नहीं आता उसे, ये कहा गया है। बात क्लियर होनी चाहिए यहां तक। प्राइस मैकेनिज्म की टर्म दी गई है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो गेहूं और चावल की कीमत बताई जाती है वो एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल होता है, याद रखो। सर, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है उसके द्वारा जो कीमतें बताई जाती हैं वो एग्रीकल्चर के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एग्जाम्पल है, और इसको हम कहते हैं सपोर्ट प्राइस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका मतलब है इससे कम कीमत नहीं हो सकती मार्केट में। ये हमारी 23 फसलें हैं जिनकी कीमत बताई जाती है, और इसको हमने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया है। जब हम ये कहते हैं मोबाइल फोन ऑपरेटर जो बाजार है बेसिकली वो हमारा किस प्रकार का होगा, मेरे भाई याद रखिएगा, जो मोबाइल फोन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का बाजार होगा, ये किसके लिए टर्म यूज की जा रही है भाई। तो इस टर्म को देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है, इस टर्म को आपको याद रखना है सबसे पहले कि सर यहां पर कितने ऑपरेटर हैं मोबाइल के, 4। जियो है, एयरटेल है, वीआई है, और चौथा होगा बीएसएनएल। 4 ही हैं, यानी लिमिटेड है हमारे पास। और जब लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड सेलर होते हैं सर हमारे, तो उसको हमने एक मार्केट देते हैं, टर्म देते हैं, जिसे ओलिगोपोली कहा जाता है। सरकार द्वारा एक पहल योजना लाई गई थी, यह पहल योजना किससे रिलेट कर रही थी। सरकार द्वारा लाई गई एक पहल योजना है जो कि 1 जनवरी 2015 को आई थी। सोचिए, ये लगभग 2020-21 के अंदर पूछा हुआ सवाल है कि पहल योजना किससे रिलेट करती है। तो जो मेरे दोस्त याद रखना, पहल योजना लाई गई थी, वो पहल योजना थी कि आपकी जो गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इसको कहा गया था सब्सिडी स्कीम फॉर द एलपीजी कंज्यूमर, गैस सिलेंडर की सब्सिडी अकाउंट में आएगी, पहल योजना। सौभाग्य योजना जो कि लगभग 2017 के आसपास लाई गई है, और इस सौभाग्य योजना का मतलब क्या है, इसका मतलब देखो याद रखना 2017 में लाई गई योजना है सर। सौभाग्य का मतलब है सहज बिजली, यानी हर घर बिजली पहुंचानी है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, इसका नाम रखा गया है सौभाग्य स्कीम।
तो सौभाग्य किससे रिलेट करती है याद रखो, तो सौभाग्य जो 2017 में लाई गई है सर, ये अचीवमेंट यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेट करती है, याद रखना। इसी के बारे में सवाल पूछा गया है। अच्छा, उत्पादन संभावना वक्र पर एक बार फिर सवाल पूछा गया, मैंने आपको फिर याद करा दिया। उत्पादन संभावना बताता है एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, अगर उनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक्स बढ़ाएंगे तो वाई कम, वाई बढ़ाएंगे तो एक्स कम करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। मेरे भाई याद रखना, इस सवाल को यहां पर किस प्रकार से दिया जाएगा वो जरूरी है जानना, कि पॉइंट में क्या दिया जा रहा है, किस प्रकार से पूछा जा रहा है। कि यहां पर सवाल है कि संसाधन सीमित होने के कारण उत्पादन संभावना वक्र नीचे, दाईं तरफ नीचे की ओर होता है। यह बात सही है बिल्कुल। उत्पादन संभावना एक वस्तुपण्य यानी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु में परिवर्तन किए बिना, सर यह कैसे हो सकता है कि हम एक को बढ़ाएं दूसरे को ना कम करें, हम एक को बढ़ाएं और दूसरे को कम ना करें, यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो हैं, एक बढ़ेगी तो एक कम होगी, सामान्य तौर पर यह स्थिति रहती है। उत्पादन संभावना वक्र में लगभग वही सवाल है, एक बार सही पूछा था और एक बार गलत पूछ लिया है, इस बार पूछ लिया क्या सही नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, किसी वस्तु के लिए कीमत की लोच का निर्धारण कैसे किया जाता है। भाई कोई भी वस्तु की कीमत लोच कैसे निकाली जाती है सर, उसकी कीमत में परिवर्तन होता है, उसकी कीमत का परिवर्तन देखते हैं और उसकी मांग में परिवर्तन को देखते हैं। कीमत का परिवर्तन, मांग का परिवर्तन देखते हैं। यहां पर जब इन दोनों परिवर्तनों को देखेंगे भाई, तब हमें पता चलेगा कि क्या कुछ देखा जाएगा, लेकिन उसकी इनकम का कोई लेना देना नहीं है भाई। देखो, कीमत लोच निकाली जाए तो कीमत लोच निकालने के लिए यानी कीमत में परिवर्तन का मांग में परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा, आय का कोई लेना देना नहीं है। उस केस में आय से कोई बात नहीं होगी। तो वस्तु की जो मात्रा है उसमें कितना चेंज हुआ है, यानी वस्तु कैसी है, वस्तु का सब्स्टिट्यूट है या नहीं, इस पे भी डिपेंड कर सकता है। वो गुड्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस कितनी, ये भी हो सकता है। कीमत लोच में इनकम से कोई कनेक्शन नहीं होता, मांग की आय लोच अलग निकाली जाती है। देख रहे हैं भाई सवालों की क्वालिटी कितनी बेहतरीन और जबरदस्त है। इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, कई बार देखो बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं और जब वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर वो रियलाइज करते हैं कि हम क्यों डिस्क्वालीफाई हुए, हमारा एग्जाम क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ, कहाँ मिस्टेक कर दी, कहाँ गलती कर दी। कुछ सवाल आते थे वो छोड़ दिए गए, नहीं कर पाए, कुछ सवालों के जवाब करने में गलती हो गई। और कई बार लगता है मोस्टली स्टूडेंट को हम ये देखते हैं कि वो कहता है इकोनॉमिक्स को हम स्किप कर रहे हैं। देखो जनरली तौर पर साइंस बैकग्राउंड से आने वाला इकोनॉमिक्स को सोचता है कि वो कर ही नहीं पाएगा और इसलिए वो स्किप करने की तरफ चला जाता है, स्किप कर देते हैं। यहां पर बाकी कंटेंट है वहां से पूरा कर लेंगे, लेकिन जब ये सवाल 10 12 15 आ जाते हैं ना एग्जाम में, तो हर एक नंबर की महत्व बढ़ जाता है और कंपटीशन है ये। अगर आपने कट ऑफ से एक नंबर भी कम प्राप्त किया ना, बिल्कुल जीरो के बराबर है, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। इसीलिए याद रखना है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर इस तरह मुश्किल देखेंगे आप, तो जो आप कंटेंट पढ़कर आए ना, कई बार आप उस पढ़े हुए कंटेंट को भी नहीं कर पाते। क्यों? तो वहां पर तो वो भी मुश्किल होगा। तो स्किप करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको हर कंटेंट पर बराबर फोकस करना होगा, पढ़ना होगा, चीजों को समझना होगा। अगर आप 10 में से 8 कर आते, अगर 15 में से 12 करके आते हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कहीं भी आप कमजोर हैं उसको मजबूत करना है। कमजोर को कमजोर जानकर छोड़ दिया अगर आपने, तो वही आपके सिलेक्शन की रुकावट बन जाएगी। ये एक मूल मंत्र याद रखिए, जो कमजोर है उसको ज्यादा टाइम देके मजबूत कर लीजिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए भाई, अच्छा अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अब हमारे पास देखो क्या चीज आती है सवाल में, जब हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारा जो जन्म दर और मृत्यु दर है, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं और ये किस चरण में दोनों ही हमारे पास कम हो जाते हैं। देखो, जब कोई देश डेवलप हो जाता है, जब कोई देश तरक्की कर लेता है, अमूमन आप देखिए अमेरिका को देखो, जापान को देखो, वहां जन्म की दर भी कम है, वहां मृत्यु की दर भी कम है।
अफ्रीका को देखो, वहां जन्म की दर भी ज्यादा है, मृत्यु की दर भी ज्यादा है। भारत को देखो, जन्म की दर धीरे धीरे कम हो रही है पहले के मुकाबले, मृत्यु दर काफी कम हो चुकी है पहले से। देखो हम इसको 4 स्टेजेस में बांटते हैं। जो आखिरी स्टेज होता है, जो चौथी स्टेज होती है, उस चौथी स्टेज को ही लो स्टेशनरी यानी स्टेज कहा जाता है। और इसका मतलब यह है कि इसमें जन्म की दर और मृत्यु की दर दोनों कम हो जाती है। चलिए भाई, कमेंट तो कर दीजिए भाई, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई। अगर आपको लग रहा है कि भाई एफर्ट्स हैं और बिल्कुल दम है कंटेंट के अंदर भी और समझ ही जाएंगे अगर, तो बिल्कुल ये सवाल ही तो रिपीट हो रहे हैं ना, सवाल हर बार कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहा है भाई, रिपीट हो रहे हैं सवाल। बस ये कि लैंग्वेज को बदल दिया जाता है थोड़ा सा, उस लैंग्वेज को आप चेंज करते हुए आगे बढ़ते जाइए। देखो माइग्रेशन के पुल और पुश दो कारण होते हैं। लोग गांव से शहर आते हैं, शहर से गांव जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। ये कई सारे कारण होते हैं लगातार। तो आप मुझे बताओ यहां जो पुल और पुश होता है माइग्रेशन करने में, वो क्या होता है? देखो जब हम ये कहते हैं ना पुल, पुल का मतलब एक पुश होता है, पुश करना मतलब धक्का देना, जबरदस्ती करना। देखो एक सेंस निकालो वर्ड का, पुल होता है खींचना, ऊपर जाना, पुल से हम ऊपर जाते हैं, पुश से धक्का देते हैं। जब मान लो कहीं डिजास्टर आ गया तो इंसान को जाना पड़ेगा छोड़कर, पुश। घर नहीं है, वहां घर नहीं मिला, दूसरी जगह जाएगा रहने के लिए, आय कम है वहां पर, तो जब इंसान को ज्यादा मजदूरी मिले और इसलिए वो कहीं चला जाए। देखो पुल फैक्टर का मतलब है ज्यादा मजदूरी मिल रही है इसलिए वो चला गया वहां पर, ये पुल कहलाता है। जब जबरदस्ती जाए, यहां काम नहीं इसलिए शहर चले जाओ, यहां मकान नहीं बना पा रहे हो शहर चले जाओ, यहां पर डिजास्टर आ गया दूसरी जगह चले जाओ। पुश कहते हैं दूसरी जगह चला जाना जबरदस्ती से, पुल कहते हैं अपनी इच्छा खुशी से जाना, यानी कि उसे ज्यादा मजदूरी मिल रही थी इसलिए वो वहां जाकर रहने लगा। ये माइग्रेशन का पुल फैक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे साथ। देखो जब हम बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में, कई प्रकार की बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी में देखो ये कहा गया, जब चक्रीय बेरोजगारी है, जब मंदी की वजह से आती है। अगर किसी इकोनॉमी में मंदी आ गई है और इस कारण से बेरोजगारी आ गई है, मंदी होने के कारण अगर बेरोजगारी आ जाती है, याद रखो उसे चक्रीय कहते हैं। जब मैं कहता हूं हमारे देश में जनरली तौर पर नौकरियां समाप्त हो जाती हैं किसी विशेष वस्तु की मांग में, तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये बात भी सही है यहां पर। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करते हैं कि जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कम हो जाती है तब बेरोजगारी बढ़ती है, ऑब्वियस है, ये बात भी सही है। लेकिन जब पूर्ण रोजगार होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेगेटिव हो जाएगा। तब आप कहोगे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। अगर सबके सबको भी रोजगार मिल जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा। चलिए मेरे भाई, तो बात समझ में आ रही है? सूर्यकांत सिंह भाई थैंक यू। चलिए भाई, तो यहां पर आपने क्योंकि गलत पूछा था, क्या सही नहीं है पूछा था, तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, ये आंसर करेंगे। उस मात्रा को क्या कहेंगे जब सकल घरेलू उत्पाद हमारा सकल घरेलू उत्पाद के पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक होगा, मतलब जितनी हो सकती है हमारी मांग उससे ज्यादा हो जाए। सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर जो होगा वो सकल घरेलू के पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक होगा। तो आप कहेंगे सर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पर संतुलन है। जब हमारे पास ज्यादा होगा तो उससे महंगाई बढ़ेगी। जब हमारे पास कोई चीज ज्यादा होगी, जब किसी चीज की मांग ज्यादा होगी, तो किसी भी चीज की जीडीपी ज्यादा होने का मतलब है मांग का ज्यादा होना, और इसका मतलब है कि वहां इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा, वहां महंगाई बढ़ने लगेगी। इसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। जो स्तर होना चाहिए संतुलन उससे ऊपर स्तर पर है। देखो जनरली तौर पर मुद्रा जो है वो किसके लिए काम करती है, मुद्रा का अर्थ क्या है?
मुद्रा का संबंध किससे होगा बताइए मुझे। मनी जो है वो हमारे किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है, जो मुद्रा है हमारी वो किस लिए काम करती है। देखो तो याद रखना, जो मुद्रा होती है हमारी, मुद्रा होती है मध्यवर्ती, जो खरीदने और बेचने के काम आती है सर, उसे मध्यवर्ती कहते हैं, मुद्रा होती है। मुद्रा हमारी चीजों को मापने का काम करती है, यानी कि इसको मेजर करने के लिए काम करती है। ये मस्ट बी डिविजिबल होनी चाहिए, जैसे 1 रुपया 100 पैसों में डिविजिबल है, इसको डिविजिबल होना कहते हैं, यानी विभाजित होना। और हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेट यूज, अगर हम इसका वैकल्पिक उपयोग ढूंढे तो उसका मूल्य ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्रा स्टोर करने के काम आती है, मुद्रा भविष्य के लेन देन में काम आती है, मुद्रा ट्रांसफर में काम आती है। मुद्रा आसान इजी होनी चाहिए, फ्यूचर में काम आने वाली चीज होगी, लेकिन इसका दूसरे अल्टरनेट में यूज करना ये हायर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी आपने कहा सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डिविजिबल भी हो, उसकी अपनी वैल्यू भी डिफाइन करेगा। क्योंकि भाई हम जो भी पेमेंट करते हम कहते हैं ना भाई 1 किलो चावल और कितने गेहूं बराबर होंगे। आपने कहा 1 किलो चावल 5 किलो गेहूं, कैसे बराबर कर दिए, क्योंकि दोनों की कीमत को कैलकुलेट करोगे रोजगार की स्थिति के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से। अगर हम डिवाइड करते हैं रोजगार की शर्तों के हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास देखो हम इसे कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जब हम एक्टिविटी के आधार पर बांटते हैं, काम क्या कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट कहते हैं जब ऑनरशिप में बांटते हैं, सरकारी या प्राइवेट में। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं जब हम डिवाइड करते हैं किसमें, तब आप कहोगे सर हम सेक्टर में बांटते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज के अंदर सारे लाभ मिलते हैं लेकिन अनऑर्गेनाइज में नहीं मिलते। हम सरकारी नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं बताइए, इसलिए कि वो ऑर्गेनाइज्ड है, वहां स्टेबिलिटी है, वहां पर पैसा भी अवेलेबल होगा और फ्यूचर के बेनिफिट भी होंगे, पीएफ भी होगा, ईएसआई भी हो सकता है, ग्रेजुटी का बेनिफिट भी होगा, मेडिकल भी चीजें मिल जाती हैं, अलाउंसेस भी मिल जाते हैं, परक्यूजिट भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है हमें सरकारी में। प्राइवेट में सैलरी बहुत बड़ी हो सकती है पर भविष्य सिक्योर नहीं हो सकता, स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। आप चाहे लाखों कमा लो चाहे करोड़ों कमा लो, स्टेबिलिटी नहीं है। इसका रीजन है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में बांटना। रोजगार कंडीशन के आधार पे बोला गया, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड हो। जनरली सरकार कौन सी राशि को प्रत्येक बुआई से पहले के मौसम से पहले घोषित कर देती है। देखो जो एमएसपी होता है ना, हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है सर, हमेशा सरकार की कोशिश होती है जो फसल आने वाली है उसकी बुआई होने से पहले एमएसपी, रबी की फसल आने से पहले एमएसपी बता दिया जाएगा, खरीफ की फसल आने से पहले बताएंगे। मैंने कहा सीएसीपी बताता है 23 फसलों का बताता है और हमेशा इसके आने से पहले बता दिया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होगा वो बुआई से पहले बता दिया जाएगा। ऑपरेशन फ्लड सामान्यतः किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड सामान्यतः किससे संबंधित हो। आप जानते हैं कि 1970 में गुजरात के अंदर अमूल जो कंपनी है, वैसे आनंदा नाम की जगह है एक, वहां से शुरू हुई है वो, और जनरली उसी के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन हम यूज करते हैं और उसी के लिए ऑपरेशन फ्लड का यूज करते हैं, जिसमें दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम किया गया। छोटे सवाल भी आते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो कि 5 अप्रैल 2016 को लाई गई है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम याद रखना, इनमें से किस मुद्दे से संबंधित हो सकती है, इनमें से वो किससे रिलेटेड हो सकती है स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है। देखो मेरे दोस्त, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है हमारी, इसके बारे में याद रखना सर, ये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के लोन देने की बात करती है। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन, जिसमें हर बैंक की हर ब्रांच को कम से कम 2 लोगों को देना है, जिसमें एक SC ST और एक महिला का होना जरूरी है। एक SC ST और एक महिला होनी चाहिए। ये लोन देने की स्कीम है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने से रिलेट करते और स्टैंड अप बिजनेस के लिए लोन देने से शुरू होती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह स्कीम कब लाई गई है?
एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये स्कीम 2014 में नहीं 2015 की है, और इसके तहत भारत को बेहतर बनाने के लिए सब तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है सर। ये 2014 में नहीं 15 में है, यानी स्कीम पर सवाल आना ही आना है। अब ये मान के चलिए हर पेपर में लगभग 2 सवाल आपकी स्कीम पर, जो उस समय की है वो भी और जो पुरानी है वो भी, किसी भी प्रकार की स्कीम पर सवाल पूछा जा सकता है। चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, सीएपीएफ दे रहे हो, या सिविल सर्विस का यानी आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम। एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है अमृत। 500 शहरों में बेसिक सुविधाएं बेहतर करनी है। अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये योजना है 2015 की, स्मार्ट सिटी मिशन के साथ लाई गई। उसमें 100 शहर, इसमें 500 शहर लिए गए, और शहरों को मोटराइज नहीं करना है, मोटरीकृत नहीं बनना है, वहां मोटर व्हीकल को बढ़ावा नहीं देना है, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देकर वहां पर मोटर व्हीकल को कम करना है। बाढ़ कम करनी है, बात सही है, पानी अच्छा करना है, सही है, ग्रीन क्षेत्र बनाना है, ये सही है, लेकिन याद रखिएगा इस मिशन के तहत यहां पर क्या करना है सर, नॉन मोटराइज्ड यानी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में मोटर का इस्तेमाल कम करना है। आगे देखिए भाई, जब हम बैड बैंक टर्म यूज करते हैं तो बैड बैंक का शब्द का संबंध किससे है भाई? भाई एक बार अगर आप सभी लोग इस इवेंट को शेयर कर दे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि इसमें वो कंटेंट है और इसमें वो एफर्ट्स हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं भाई, तो चलिए भाई। तो समाचार पत्रों में जब हम बैड बैंक कहते हैं, देखो बैड बैंक का नाम है NARCL। अगर आप ढूंढोगे ARCL के बारे में, NARCL, तो यहां से एक वर्ड मिलता है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये एक एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन है। देखो जो बैंक का पैसा डूब जाता है, जिसे एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको बैड लोन भी कहा जाता है, उस बैड लोन को बैंक NARCL में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे बैड बैंक कहते हैं, और इसे 2021 में बनाया गया है। तो याद रखना ये एक नेशनल लेवल पर है, ऐसे प्राइवेट लेवल पर तो बहुत सारी है। NARCL कहा जाता है इसे। कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्या नहीं कर सकती? अगर कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, यानी कि याद रखना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसे एनबीएफसी कहते हैं, अगर कोई एनबीएफसी है तो याद रखो वो उधार लेना, बैंक से उधार ले सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उधार दे भी सकती है। वो जनता से मांग जमाए नहीं ले सकती, वो किसी का सेविंग और करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, मांग जमा नहीं कर सकती है। याद रखना एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कभी भी डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकती। जब आप विनिवेश करते हैं तो उससे प्राप्त राशि जो होती है वो आपकी किस में शामिल की जाती है? याद रखना किसी भी सरकार द्वारा अपनी सरकारी कंपनी के हिस्से को सेल कर देना। हम जानते हैं कि हमारे पास बजट में रेवेन्यू और कैपिटल 2 रिसीट्स में डिवाइड होता है। तो जब हम रिसीट्स की बात करेंगे और इसमें सरकार अगर कुछ बेचकर लाती है उसको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। अगर सरकार उधार लेती है, चलिए भाई, रामधानी यादव, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम तो लगातार करते हैं, और कैरियर विल तो आप जानते हैं कैसा प्लेटफॉर्म जो लगातार करता है। आप उठाकर देख लीजिए क्लासेस को, जिस भी चीज की क्लास चाहिए भाई लगातार मिलेंगी। तो विनिवेश की प्राप्त राशि को यहां पर याद रखना, इसको शामिल किया जाता है कैपिटल रिसीट्स के ऊपर। चलिए, अच्छा जीएसटी क्या है? देखो याद रखो जीएसटी क्या है सर यहां पर। तो जीएसटी, चलिए भाई, तो जीएसटी देखो एक बात याद रखना, अगर आप किसी भी स्टेट में हो और उस स्टेट का यूज कर रहे हो आप, तो जिस स्टेट में कंजम्पशन होता है, मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहते हुए आपने चेन्नई से कोई सामान मंगाया, तो उसका पैसा दिल्ली सरकार लेगी या तमिलनाडु सरकार? याद रखिए जहां वो इस्तेमाल होगा, जहां कंज्यूमर होगा, जहां उसका उपभोगकर्ता होगा, उसकी सरकार को मिलेगा। अगर चेन्नई से कोई ऑर्डर किया गया मुंबई के लिए, तो मुंबई से सामान चेन्नई जाएगा, उसका टैक्स का पैसा चेन्नई यानी कि तमिलनाडु की सरकार को मिलेगा। एक डेस्टिनेशन के आधार पर टैक्स कलेक्शन है। यहां वस्तु बनी कहां वो नहीं देखेंगे, वस्तु का इस्तेमाल उपभोग कहां हुआ है उसको देखा जाएगा। इसको डेस्टिनेशन बेस्ड कहते हैं।
भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये इतना छोटा सवाल भी आया हुआ है। मैंने कहा ना, मुश्किल और आसान सारे सवाल होंगे, और इसीलिए हम जो क्लास करते हैं ना, वो बेसिक टू एडवांस करते हैं। जब आप इको स्पेशल पढ़ते हैं मेरे साथ, आप उसकी कुछ क्लासेस को देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं, ऐप में जाकर फ्री क्लासेस है शुरुआती कुछ, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आपने कहा पहली बार 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उस समय वो वायसराय हुआ करते थे। लेकिन अगर यही सवाल पूछता पहली आधिकारिक तौर पर, पहली ऑफिशियल तौर पर एक्सप्लेन कर देंगे भाई चंदन, कौन से वाले सवाल को, दोनों स्टेट में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नहीं भाई, दोनों स्टेट में नहीं होगा। याद रखिएगा भाई, यहां पर शायद आप जीएसटी वाले की बात कर रहे हो। देखो 50% केंद्र लेता है। यानी मान लीजिए कि आपने दिल्ली से कोई सामान बुक किया, ऑर्डर किया, और वो चेन्नई से बनकर आया। ग्राहक कहां का है देखो, और बनाने वाला प्रोड्यूसर कहां का है वो देखो। आपने कहा सर इस पे टैक्स लगा 18%, 1000 रुपए का सामान था, 90 रुपए तो ले गई केंद्र सरकार। 90 रुपए ले गई केंद्र सरकार 18% में से, और 90 रुपए लेगी राज्य सरकार। लेकिन कौन से राज्य की, दिल्ली या चेन्नई? मैंने कहा जहां का ग्राहक होगा, यानी उपभोक्ता कहां का है, दिल्ली का है, दिल्ली ने ऑर्डर बुक किया, दिल्ली में इस्तेमाल होगा, तो 90 रुपए दिल्ली सरकार और 90 रुपए लेके जाएगी केंद्र सरकार। ये डेस्टिनेशन बेस्ड कहलाता है। भाई आप जिस राज्य में रहते हो उसी राज्य से कोई सामान लेकर यूज करते हो तो उसी राज्य की सरकार में लेगी, क्योंकि कंजम्पशन वहीं पर हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, अगर दो स्टेट हो जाए तो किसको मिलेगा? दोनों को नहीं मिलेगा, उसमें भी एक को ही मिलेगा डेस्टिनेशन। जो पुराना टैक्स सिस्टम होता था वो प्रोडक्शन वाले राज्य को मिलता था, अब डेस्टिनेशन वाले को मिलेगा। इससे फायदा किसको हुआ है बताऊं मैं आपको? इससे यूपी को फायदा हुआ, बिहार को फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि जनरली यूपी बिहार वाले जो हैं, जब वो सामान बुक करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो दिल्ली से जाता है। अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं, दिल्ली में बहुत कम लोग रहते हैं कंपैरेटिवली, बाकी राज्यों से तुलना करें सर, पहले दिल्ली को अच्छा खासा टैक्स मिलता था, बड़े शहरों को ज्यादा टैक्स मिलता था। क्यों? क्योंकि बड़े शहरों में बड़ी कंपनियां जो थी वो टैक्स देती थी। बात समझ में? चेन्नई को यहां कुछ नहीं मिला। लेकिन अब मान ली ना भाई, ऐसा एक ये भी तो केस समझिए ना कि सर चेन्नई के लोग कोई ऑर्डर बुक कर रहे हैं मान लिए कहीं और से, तो उस केस में चेन्नई को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। भाई बात दोनों तरफ से है। दिल्ली चेन्नई केस में दिल्ली को मिला, तो चेन्नई मुंबई केस में चेन्नई को मिलेगा। तब बात वही आनी है। बड़े शहर पहले ज्यादा फायदे में रहते थे क्योंकि प्रोडक्शन वहां होता था, पहले उस हिसाब से चलता। अब डेस्टिनेशन है। अब यूपी में रहते हैं 24 करोड़ लोग लगभग, एक एग्जांपल। अब वो लोग ज्यादातर दूसरे राज्यों से ही सामान मंगाते हैं मोस्टली, तो उसमें यूपी सरकार को ही पैसा मिलेगा। या बिहार में रहते हैं 10 करोड़ लोग, लगभग 13 करोड़ हो गए अब तो वहां फायदा होगा। इसलिए याद रखना। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन से हमारी, नमस्कार भाई सभी को। और चलिए भाई, तो ये आसियान है, जैसे आप जानते हो जकार्ता में है, जैसे यूरोपियन यूनियन बेलारूस में है, जैसे ओपेक आपका वियना में है। अब ये सीआईएस भी याद रख लो, मिन्स्क में है। कॉन्फेडरेशन है ये एक तरह से, जिसको सीआईएस कहा जाता है। सर ये सीआईएस किस चीज का नाम है याद रखना, ये एक संगठन है, एक संस्था का नाम है। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो इंडिपेंडेंट है उनकी एक कॉमनवेल्थ, एक संगठन, एक ग्रुप हो जाता है। तो कई बार आप इस तरह के सवाल देखेंगे, हर एक सवाल देखेंगे। बिम्स्टेक के बारे में पूछा है कि बिम्स्टेक एक संगठन है, संगठन पर भी सवाल आ रहे हैं, देखो याद रखना। और चलिए मेरे दोस्त, तो बिम्स्टेक संगठन के बारे में याद रखो, 7 देशों का संगठन। इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार और थाईलैंड है। तो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका, ये तो 5 हो गए। बांग्लादेश है, भूटान है, ठीक है, नेपाल है, भारत है, ठीक है, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, ये सारे सही हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, मालदीव, तो ये गलत है, मालदीव नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया नहीं। पहले वाले में जो 5 दिए गए हैं वो कम है, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ढाका बांग्लादेश में होगा। फुल प्रैक्टिस भी करवा देंगे भाई, बिल्कुल करवाएंगे आपको, मैंने कहा है आपसे पूरी प्रैक्टिस होने वाली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना जब लाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था? चलिए बताइए भाई। शिल्पी राय बिल्कुल कराएंगे और सारे पेपर रहूंगा मैं आपको लगातार। चलिए मेरे दोस्त याद रखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना
देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पे था? भारी उद्योगों पर। पहले में कृषि पर था और दूसरे में किस पर था? उद्योगों पर था। इससे ऑप्शन आराम से क्लियर हो गया। दूसरों में औद्योगिकीकरण की बात की गई 1956 से लेकर 1961 तक लाई गई। एक भारतीय व्यापारी ब्रिटिश कार कंपनी में शेयर खरीदता है, यानी भारतीय व्यापारी ब्रिटेन में निवेश करता है, भारत का व्यक्ति का पैसा ब्रिटेन चला जाता है निवेश होकर, इन्वेस्टमेंट होकर, तो यह क्या कहलाएगा? जब कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो मेरे भाई याद रखना वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आता, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आता। सही है ये भी, वो दोनों में नहीं आ सकता क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आता। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आता, ये बात तो सही है। तो यहां पर याद रखना है, देखो जब हम कोई विजिबल चीज का लेन देन करते हैं, जिस चीज को देख सकते हैं, जैसे कार खरीदता विदेश से, तो कार खरीदता तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी आता, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आता। कार खरीदना विजिबल होता है, शेयर खरीदना इनविजिबल होता है। तो जो इनविजिबल होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो इन्वेस्टमेंट करना जो होता है वो बीओपी के कैपिटल में आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आता। बीओपी में आएगा सही है और बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा, इस बात में भी सही हो जाएगा। देख रहे सवाल को किस तरह से घुमाया जा रहा है, किस तरह से आपको याद करना है, और ये सारे के सारे सवाल बड़े जबरदस्त होंगे। और देखो भाई यहां पर याद रखना, अगर कोई एक भारतीय नागरिक विदेश में निवेश करती है और अपने निवेश से लाभ कमाती है तो उसका क्या मतलब है? एक व्यक्ति भारत क्या है विदेश में पैसा लगा के निवेश करता है, तो सवाल को जरा ध्यान से समझना, यह पैसा कमाया कहां गया? विदेश में, इंडिया में नहीं कमाया गया। जो इंडिया में कमाया जाए वो इंडिया की डोमेस्टिक होगी, वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा। गलत है सर ये, क्योंकि जीडीपी वो जो देश में कमाई जाएगी, और अगर विदेश से कुछ आती है तो वो राष्ट्रीय आय का पार्ट होगी, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, वो जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। ये बात सही है दोनों। वो भारत की जीडीपी में भी होगा तो ये गलत है। वो भारत की जीडीपी का हिस्सा, ना तो जीडीपी ना राष्ट्रीय आय। जीडीपी का नहीं है तो सही है, लेकिन राष्ट्रीय आय का नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन बनेगा। वो भारत की जीडीपी में नहीं होगा लेकिन राष्ट्रीय आय में होगा, क्योंकि विदेश का पैसा जब आता है, विदेश से कमाई हुई आय इंडिया में नहीं कमाई गई है, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए बनता है। नेशनल इनकम का जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इतना घुमाकर पूछा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहेगा इसके अंदर। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार करो, लगातार करो, अच्छे से करो, और ये सब करना है तो आप मेरे साथ जुड़े रहो, कैरियर विल ऐप से जुड़े रहो। होपफुली आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, सब कुछ बेहतर रहेगा। यदि आरबीआई सीआरआर को रेट कम करता है तो बताओ क्या होगा? यदि आरबीआई सीआरआर के रेट को कम कर देता है तो क्या असर होगा? अगर आरबीआई सीआरआर का रेट कम करता है तो क्या असर होगा? तो याद रखना, अगर कभी आरबीआई सीआरआर यानी कैश रिजर्व कम करेगा तो मार्केट में उतनी ज्यादा मनी का फ्लो बढ़ेगा। क्यों? उतना कम आरबीआई के पास रखना होगा। चलिए भाई, तो आपने क्या कहा? सर आरबीआई जो अगर सीआरआर कम करेगा तो आरबीआई के पास कम रखना है, ज्यादा लोन दे सकते हैं, ज्यादा सप्लाई पूर्ति हो जाएगी और यह महंगाई को बढ़ा सकती है, सीआरआर का कम होना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को लेकर सवाल हैं, वो भी पूछे गए। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को हम नहीं कर सकते। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट, मैंने यहां वो सवाल छोड़े हैं जनरली दो चार जो आपके बिल्कुल करंट बेस पर हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो जीके का पार्ट होती है। अच्छा, बजट में राजकोषीय घाटा क्या होगा? राजकोषीय घाटा कहते हैं कि हमारा उधार कितना होगा, यानी बजट पूरा करने के लिए जो उधार लिया जाता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। याद रखना, बजट पूरा करने के लिए उधार लेना, तो इसमें क्या होगा कि देखो जो हमारा बजट घाटा है को जोड़ और आंतरिक व्यय में निवल वृद्धि, इस तरह नहीं है 10 बजट घाटे और इसको ऐसे आएगा आंतरिक एवं बाह्य में निवल वृद्धि का जोड़, ऐसे आएगा। ये जोड़ शब्द बाद में होगा। देखो बजट घाटा जो होता है वो हमेशा शून्य होता है, बजट घाटा जो होता है वो हमेशा जीरो होता है,
और जो हम आंतरिक और बाह्य उधार लेते हैं ये हमारा कुल उधार बताता है। अब मैंने कहा जीरो में हम कुछ भी जोड़े क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि राजकोषीय घाटा हमें उधार को बताता है कि हमें बजट पूरा करने में इस साल कितना उधार लेना है। तो बजट घाटा जोड़ देने से कंफ्यूजन हो रही है हमें, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर हमें जानते हैं ये जीरो ही रहता है हमेशा। इसीलिए जब सवाल आता है कि कौन सा ऐसा घाटा है जो अर्थहीन हो चुका है, हम इसी को अर्थहीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसका कोई रोल नहीं है, जीरो हो जाता है। तो कुल उधार को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आंसर याद रखना। सबसे बड़ा भुगत खर्च जो है वो हमारा कौन सा होगा? सबसे बड़ा खर्च 2022-23 का हो, 23-24 का हो, 24-25 का हो, सबसे बड़ा खर्च जो होता है वो क्या होगा? तो मेरे दोस्त याद रखना, सबसे बड़ा जो खर्च होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट देना, ब्याज देना जो होगा वो हमारा सबसे बड़ा खर्चा होगा। जब लोग अपनी बचत में वृद्धि करते हैं, भाई 11 लाख करोड़ है ब्याज देना, डिफेंस में तो 6 लाख करोड़ भी नहीं है, 5.5 या 5 लाख करोड़ के आसपास है, आधा ब्याज है 11-12 लाख करोड़। जब लोग अपनी बचत में वृद्धि करना शुरू करते हैं, मैंने क्या बताया, बचत बढ़ाते हैं जिस कारण डिमांड कम, जिस कारण वृद्धि कम। इसको जेएम कीन्स ने दिया था पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के नाम से। जब अर्थव्यवस्था में लोग अपनी बचत की आय के अनुपात में वृद्धि करते, कुल मूल्य घट जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का कुछ प्रतिशत कैश के रूप में बनाए रखना होता है, इसको क्या कहते हैं? देखो, बैंक को जो पैसा आरबीआई के पास रखना होता है कैश में, उसे सीआरआर कहते हैं, और जो बैंक को अपने पास बनाए रखना है उसे एसएलआर कहते हैं। उसमें कैश हो, नॉन और गोल्ड हो, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकती है। इसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। एसएलआर कहते हैं, जो फिलहाल 18% है इस समय। तो एसएलआर का एक निश्चित अनुपात जो है वो हमेशा बैंकों को अपने पास बनाए रखना होता है। आरबीआई के पास जो बनाना होता है वो सीआरआर होता है। इसमें यह नहीं बोला आरबीआई के पास, बल्कि बोला है अपने पास मेंटेन करना होगा। जब किसी देश में डेवलपमेंट आता है, उस डेवलप देश में क्या होता है? देखो, जितने देश दुनिया के डेवलप आज नजर आ रहे हैं उनकी बर्थ रेट कम है सर, और बर्थ रेट कम है इसलिए वहां बच्चे कम, युवा कम है और बूढ़े ज्यादा हैं। भाई किसी भी डेवलप देश को उठाकर देखिए, वहां पर जनसंख्या का वृद्धि होना होगा, क्योंकि वहां वृद्ध लोग जो है उनकी संख्या ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। हमेशा आप देखिए किसी भी डेवलप देश में, अमेरिका, जापान, चाइना को देखिए, वृद्ध लोग ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि विकसित देशों में उच्च आयु वर्ग के लोगों की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है सर। उसके पीछे वजह भी है, उसके पीछे रीजन भी है, कारण भी है, मैंने आपको बताया। और वो कारण यही है कि वहां पर, क्योंकि लोग अब वहां पर बर्थ रेट जो है जनरली तौर पर उसको कम कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन की कौन सी भाषा जो है वो आधिकारिक नहीं, एक सवाल पूछा है। देखो, यूएन के अंदर 6 भाषाएं ऑफिशियल हैं। एस से अरेबिक है, सी से चाइनीज है, ई से इंग्लिश है, एफ से फ्रेंच, आर से रशियन, एस से स्पेनिश है। क्या नहीं आया? जरा अंदाजा लगाओ सर। इसमें जर्मन भाषा नहीं आई है, जर्मन नहीं आई, स्पेनिश भी आ गई, चाइनीज भी आ गई, अरेबिक भी आ गई, इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, रशियन भी है। लेकिन क्या नहीं है याद रखना इसमें, तो जर्मन भाषा जो है यूएन की ऑफिशियल भाषाओं में शामिल नहीं है। तो यह कुछ सवाल पूछे गए हैं। लगातार इन सवालों को अगर आप देखोगे और इन सबको करोगे अगर आप मेरे साथ, तो आपको रियलाइज होगा कि ये सब बहुत सारी चीजें हैं, बेहतर चीजें हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं भाई, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इनको मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो जबरदस्त होने चाहिए, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चनों की अगर आपको तैयारी और बेटर वे में करनी है, क्योंकि अभी अगस्त आने में टाइम है, जब अगस्त आएगा आपके पास तो देखेंगे आप, उस समय ये एग्जाम होगा, तो उससे पहले आप अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं तैयारी। और लगभग आप ये मान के चलिए, क्योंकि इसमें वीओडी हमने कंटेंट दिया हुआ है साथ में लाइव के साथ, अगर आप इसको 1 महीने में बैच पूरा करना चाहें तो भी खुद कर सकते हैं वीओडी कंटेंट से। वरना अगर आप देखिए तो अभी मई की शुरुआत है, मई, जून, जुलाई और उसके बाद अगस्त आएगा।
3 महीने हैं उसमें अगर आप लाइव करेंगे सारी क्लासेस तो भी लगभग ये कंप्लीट होने की स्थिति में होगा, और इसमें वीओडी कंटेंट भी अवेलेबल होगा। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, लगातार पढ़ सकते हैं इस बैच के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जाइए www.careerwheel पर, इसको परचेज करिए। कैरियरविल ऐप पर ही क्लास चलेंगी। इसमें क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। हम मंडे टू फ्राइडे क्लास करते हैं और लगभग बैच पूरा होने में 3.5 से 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन परफेक्ट हो जाते हैं तब उसके बाद आप हर एक एग्जाम को देने के एबल हो जाते हैं। थैंक यू।